हेलो एवरीवन। सो यूजुअली हम लोग यहाँ पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स लेके आते हैं, बहुत सारे व्लॉग्स भी लेके आते हैं और मैं एग्जीबिशन में घूम घूम के आपको बहुत सारी चीज़ें भी दिखाती हूँ, राइट। तो ये सारी चीज़ें तो है, पर आज का ये वीडियो शायद ही हम लोग ने ऐसा कभी कोई वीडियो हमारे चैनल पे डाला होगा। आई गेस यूट्यूब पे भी किसी ने नहीं डाला है। पता है क्यों? क्योंकि एज फोटोग्राफर्स हम या तो सिखाते हैं या तो हम लोग दिखाते हैं, हम यहाँ गए वहाँ गए। यहाँ पे हम जो है हमारे पहले के जनरेशन के, क्योंकि हम सारे तो है छोटे मोटे 25 30 35 वाले हैं, बट जो हमारे पहले के जनरेशन के लोग थे उनका माइंड कैसे चलता था, वहाँ से जो जनरेशन आया और उन्होंने जो मेरे पीछे बैनर लगाया है ऑल इंडिया ट्रेड एसोसिएशन, जो ये पूरा है AIPTIA, ये एक बहुत ही फेमस एसोसिएशन है। यहाँ पे बड़ा सा बड़ा, मतलब जो कहते हैं ना, मतलब आई रिमेंबर मेरा बचपन, यहाँ मैं एक्साइट होती थी। मुझे लगा था मेरा 3 दिन का बर्थडे चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो है मैं 3 दिन के लिए राह देखती थी एंड आई यूज्ड टू गो देयर, आई यूज्ड टू वॉच एंटायरली। मैं 4th स्टैंडर्ड में थी तब से यहाँ पे जा रही थी। सो टुडे आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि मैं इनके साथ एक पूरी कॉन्वर्जेसन करूँ जिन्होंने इस पूरे की पूरी एसोसिएशन को बनाया और चलाया इतने सालों तक। हम आज ये देखेंगे, मैं बहुत बार बोलती हूँ ना, एग्जीबिशन में जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, लोग सुनते हैं आधा टाइम और वहाँ पे मुझे आके मिलते भी है, पर फिर आधा टाइम लोग भूल भी जाते हैं कि ठीक है ना, छोड़ो ना। पर आज इस वीडियो में आप इसकी इम्पोर्टेंस समझोगे, आप ये समझोगे कि कैसे हमारी ये पूरी फोटोग्राफी इंडस्ट्री डेवलप भी हुई है। आज अगर हम यहाँ पे है तो उसके पहले क्या हुआ था, क्योंकि हमारे माइंड में तो यही है कि यूट्यूब से सीखा, कैमरा लिया, चालू कर दिया, पर एक्चुअली इसके पीछे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, 100-150 साल पुरानी इंडस्ट्री खड़ी है। लोगों ने इतनी मेहनत की है, इसकी वजह से आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं और हम आगे इसको बढ़ा रहे हैं। पर हमारी हिस्ट्री जानोगे तब जाके आप हमारा फ्यूचर डिसाइड कर पाओगे, राइट। सो आज इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। ये एक पॉडकास्ट है, इसीलिए मैंने बोला कि यूट्यूब पे तो पॉडकास्ट आजकल धीरे धीरे आ रहे हैं, पर फोटोग्राफी के पॉडकास्ट अभी तक नहीं आए हैं। सो ये पहला वीडियो हम लोग ने पूरा का पूरा पॉडकास्ट बनाया है। होप आप लोगों को मज़ा आए। यहाँ पे मेरे नॉलेज से ज़्यादा आप लोगों को ऐसे नॉलेज गैदर करने मिलेगी कि जो शायद ही हम लोगों को कभी 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 कोई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं। ऐसे लोगों के साथ ये पूरी कॉन्वर्सेशन रही है। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। कि अभी हमारे साथ यहाँ पे जयेश जी है, जयेश मेहता जी है, और ये जो है AIPTIA इनके प्रेसिडेंट है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट है, और हमारे साथ मिस्टर चंद्रकांत शाह है जो AIPTIA के सेक्रेटरी है, ऑनरेबल सेक्रेटरी है। सो वो दोनों हमारे साथ हैं। इनके ही थ्रू हम जानेंगे, पूरे AIPTIA की स्टोरी समझेंगे, कैसे ये एग्जीबिशन जो है, ये वर्ड का मतलब क्या है, ये कैसे फॉर्म भी हुआ, ये क्यों होता भी है, फोटोग्राफी इंडस्ट्री आज इसकी वजह से क्यों आगे आई, ये सारे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। आपने AIPTIA शुरू ही क्यों किया था? आपको ये कॉन्सेप्ट माइंड में क्यों आया था? देखिए, कोई पण इंडस्ट्री को आगे लेके जाने के लिए, जिसको हम हिंदी में संगठन भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में एसोसिएशन भी बोल सकते हैं, तो इस टाइप का एसोसिएशन जब फॉर्म होता है तो इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्री से परेशानी, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये, और हर मंथ में मीटिंग लेके एक दूसरे से बातचीत करके समझ में ये आता है कि इंडस्ट्री कहाँ पे जा रही है, इंडस्ट्री की तकलीफ कौन सॉल्व कर रहे हैं। तो जब फोटोग्राफी की इंडस्ट्री में 1973 में काफ़ी कंट्रोल्स थे ऑन इंपोर्ट साइड, प्रोडक्ट मिल नहीं रही थी और इंडस्ट्री कन्वर्ट हो रही थी ऑलमोस्ट ब्लैक एंड वाइट टू कलर इन टर्म्स ऑफ रोल फिल्म्स। तो उस टाइम ये कंट्रोल इतने भारी थे कि अगर किसी का भी एक नेगेटिव फ्रेम वेस्ट हो जाए तो फोटोग्राफर अपसेट हो जाता था, क्योंकि इतना इजी चीपर वे में मिल नहीं रहा था। तभी एक जाके संस्था का फॉर्म करने का, जो हमारे प्रेसिडेंट्स थे पहले, तो वो लोग ने ये एसोसिएशन बनाने का 1973 में फोर्ट एरिया में एसोसिएशन की स्थापना की, जिसके अंदर मेमोरेंडम आर्टिकल एसोसिएशन भी है। गवर्नमेंट रजिस्टर्ड किया अंडर सोसाइटी एक्ट के अंदर ये एसोसिएशन चलाया जाएगा। इसके अंदर इलेक्टेड बॉडी में 12 कमेटी मेंबर को नॉमिनेट किया गया था कि भाई आप खड़े रहो, जब 12 खड़ा रहे या 15 खड़ा रहे, उसमें से 12 का इलेक्टेड बॉडी बनाया गया। विद इन 12 इलेक्टेड बॉडी के अंदर ऑफिस बेरर्स, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, इस टाइप का एक संस्था को रन करने के लिए फर्स्ट पुश मिला ये 1973 में। 1973 से लेके आज जो आप मिले हमें बात करने के लिए, ये 49th ईयर कंप्लीट होने जा रहा है। यू आर अबाउट टू एंटर ऑन 50th ईयर ऑफ ऑल इंडिया फोटोग्राफी ट्रेड इंडस्ट्री एसोसिएशन। तो जब ये पहले फॉर्म हुआ था
तो इनिशियल नेशनल स्टेज के अंदर उसका नाम था फोटोग्राफिक डीलर एसोसिएशन, PDA was a short form that point of time of 1973। और जब ये एसोसिएशन बड़ा फूला फाला बड़ा हो गया तो इसको कन्वर्ट किया गया, इंडस्ट्री को सबको साथ में रखते हुए फोटोग्राफर्स एंड इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और ट्रेडर को, इसलिए इसका नाम हो गया ऑल इंडिया फोटोग्राफर ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन। सो PDA से ये कन्वर्ट हुआ आइप्टा, जिसका शॉर्ट नेम है ऑल इंडिया फोटोग्राफी ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन। तो ये एक बैकग्राउंड है इतनी बड़ी कि आज 73 और हम बात कर रहे हैं 2022 में, तो ऐसा लग रहा है 50 साल कैसे बीत गए इतने जल्दी। मुझे एक क्वेश्चन है यहाँ पे। मैं ये जब कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ, ये पॉडकास्ट शुरू होने से पहले हमारी एक कॉन्वर्सेशन हो रही थी जहाँ पे आपने मुझे बताया कि आपकी एक बहुत लंबी स्टोरी है, राइट? या आप थर्ड जनरेशन, सो ही इज 75 years old, बट ये थर्ड जनरेशन फोटोग्राफर है। yes. आपके पहले आपके पापा और आपके दादाजी जो थे वो फोटोग्राफर्स थे। yes. सो मेनली आपका जो काम है वो इम्पोर्ट का, अब अभी करंट आपका काम है कि आप इम्पोर्ट करते हो, और आपके दो और भी है जहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड करते हो। सो एज एन इम्पोर्टर आपको कभी ऐसा लगा कि यार अगर मैं ऐसे एसोसिएशन खोलूं, ऐसे फेयर्स खोलूं, और ये सारी चीजें तो मेरे ही थ्रू आ रही थी, अब तो डायरेक्ट लोगों को पहुंचेगी, कहीं ना कहीं आपको बिजनेस में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है पर्सनली? नाउ दिस क्वेश्चन इज रिलेट्स टू लेंथ ऑफ सर्विस टू द एसोसिएशन। जब हम जुड़े, मैं और चंद्रकांत शाह एक साथ में इसी एसोसिएशन में आए, तभी हमारी यही भावना थी कि हम इंडस्ट्री में क्या वापस दें। हमने तो चलो इंडस्ट्री से अच्छा सर्विस भी किया, इंडस्ट्री का ट्रेड भी किया, इंपोर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया, और हमने यहाँ से गुड फॉर्च्यून भी लिया है। सो एक माइंड में ये आता है कि व्हाट बेस्ट वी कैन डू फॉर आवर ओन इंडस्ट्री। सो एक उसी भावना से हम जुड़े हैं, तब से हम यहाँ पे देते आए हैं। तो हम तो, मैं कई बार EGM के अंदर कहता हूँ कि भाई हमारे फेस देख के आप बोर क्यों नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे 2 नए आदमी लाओ तो आप नए चेहरे देखो और नए आदमी से काम लो। अभी हमारा गुड बाय होने का टाइम हो रहा है और रादर हो गया है, तो एक फर्स्ट अपॉर्चुनिटी हम बोलेंगे, हम जरूर हमेशा के लिए गाइडेंस के लिए बैक में रहेंगे, लेकिन यंगस्टर को हम ज़्यादा आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इंडस्ट्री और आगे बढ़े इसी लाइन पे। पर हमारी भावना ये कभी नहीं रही कि एसोसिएशन का नाम से एडवांटेज लेके 2 पैसा कैसे कमाया जाए। नो, इट इज़ लाइक इट्स अ गॉड गिवन गिफ्ट फॉर एवरीबडी कि जो इंडस्ट्री का सर्विस करता है या जो कोई अच्छे कर्म करता है उसका फल ऑटोमेटिक मिलता ही है उसको, चाहे वो कर्म के आधार पर मिले, चाहे उसका लक से मिले। पर यहाँ कुछ लेने की भावना से हम कभी जुड़े नहीं थे। ये जो है आज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फेयर हो गया, राइट? पहले भी बहुत 1-2 ब्रांड्स ही थे, पर आज ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हो गया। और इंडिया को ना लोग यही बोलते हैं भाई टेक्नोलॉजी तो जापान में आएगी, पढ़ना है तो अमेरिका जाओ, चाइना का कुछ देखो, सिंगापुर देखो, इंडिया को कोई पूछता ही नहीं है, राइट? इस टेक्नोलॉजी के आई डोंट थिंक सो कि टेक्नोलॉजी के लेवल पे इंडिया कहीं आया भी है। ऑफकोर्स मोदी जी ट्राई कर रहे हैं द लेवल बेस्ट, बट आपने जो यहाँ पे ट्राई किया कि भाई हम यहाँ पे फेयर खोलेंगे और आज बनते बनते वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, इसकी जर्नी कैसी थी? आई मीन स्टार्ट करने में थोड़ा हिकअप। देखिए 1978 में पहला फेयर एसोसिएशन ने आयोजित किया था सुंदराबाई हॉल में, जिसकी साइज 500 स्क्वायर मीटर से हुई थी, और गिने चुने एग्जीबिटर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई वॉज ऑल्सो एग्जीबिटर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और जैसे वहाँ पे कोई इतनी सुविधा नहीं थी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, फिर भी एक एसोसिएशन था, उसने ये पुल आउट किया फर्स्ट एग्जीबिशन। तो दैट वाज द फर्स्ट जर्नी ऑफ एग्जीबिशन इन सुंदराबाई हॉल इन मुंबई। देयर आफ्टर एवरी 2 years ये एसोसिएशन का एक डेस्टिनेशन नक्की किया कि हर 2 साल में बॉम्बे में एग्जीबिशन लगाया जाएगा। तो 78 के बाद 80 आएगा, 82 आएगा, 84 आएगा, ऐसा करके अप टू दैट लेवल ओनली देयर वाज वन एग्जीबिशन लार्जेस्ट फॉर्म में हो इंडिया वर्ल्ड में होता था, जिसका नाम आप सब जानते हो, फोटोकीना, कोलोन में से जर्मनी करके वहाँ पे होता था, और सारी दुनिया 2-2.5 लाख आदमी वहाँ पे आते थे। एंड आई बीइंग यंग दैट टाइम एंड आई यूज्ड टू रेगुलर ट्रैवल टू द फोटोकीना जर्मनी। वहाँ से एक उत्साह ये मिला कि अगर हमें भी यहाँ पर एसोसिएशन में एग्जीबिशन करना है तो इसी बड़ा लेवल का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है विद इन दैट सेम पैरामीटर हम यहाँ पे एक ऐसा एसोसिएशन में एग्जीबिशन वाया एसोसिएशन एग्जीबिशन लगाए, ताकि सबको ये फील हो इन स्पान ऑफ टाइम कि भाई यहाँ भी जो डिस्प्ले वहाँ पे होता है लार्जर वे में, वो मीडियम वे में इंडिया में हो, लोगों को वहाँ तक जाने की ज़रूरत 100% नहीं गिरे। जो डिस्ट्रीब्यूटर है जो अफोर्ड कर सकते वो जाते थे फोटोकीना, लेकिन अब ये ताजुब होंगे कि यहाँ पे एग्जीबिशन हमने जब ये लार्जेस्ट स्केल में लगाया है, जाके मैं आपको थोड़ा आगे ये ले चलूँगा, सुंदराबाई हॉल से हम गए एग्जाम्पल के रूप में, प्रेसिडेंट होटल में गए, नेहरू सेंटर में गए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में गए, उसके बाद हम BKC में ओपन ग्राउंड में आए,
फिर हम वापस नेस्को में गए गोरेगांव, फिर नेस्को से एक बार एग्जीबिशन वापस 2006 में हमने बीकेसी के ग्राउंड लेवल में एग्जीबिशन किया। तो इस टू एंड फ्रो की जर्नी में हमको ये समझ आया कि जब भी एग्जीबिशन करते हैं तो स्ट्रेंथ दिन बर दिन बढ़ती जा रही है विजिटर की। जो बेस एक ज़माने में 2000-3000 आदमी विजिट करने आते थे इन द इनिशियल स्टेज में, वो जाके 5-10 हज़ार 25,000 ऐसा करके 50,000 को भी हमने क्रॉस किया जब। और कम टू बीकेसी कि उनके पास जितनी सारी ओपन ग्राउंड की ज़मीन थी उसमें उस टाइम हमको 1 महीने पहले हैंगर लगाना पड़ता था, एयर कंडीशन हैंगर्स ऐसा करके, टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इतने हैंगर लगाते गए 2 महीने के अंदर ज़मीन भी पूरी हो गई, उसके बाद जगह नहीं थी। इसके ऊपर से हम लोग फिर नेस्को में आ गए कि वहाँ पे एक एयर कंडीशन उस टाइम नहीं था। जब हम स्विच हुए 2006 से नेस्को गोरेगांव में, तब वो एयर कंडीशन हॉल हो चुके थे। तो 2006 के बाद यानी 2008 से हम बॉम्बे में एग्जीबिशन चालू रखा, और बाइनियल ईयर, दैट मीन्स even years in Mumbai, and odd year we started going Delhi after 2010 onwards. No, 2009 we started in 2009 in Delhi, and therefore odd years हमने पकड़ा कि भाई 9, 11, 13 हम दिल्ली रहेंगे एग्जीबिशन में, और इवन ईयर 10, 12, 14 बॉम्बे में करेंगे। ये पूरी जर्नी के अंदर आज हमने 29th इवेंट किया इन 50 साल के अंदर। तो ये बहुत बड़ी जर्नी रही है, और विजिटर बेस भी इतना बड़ा हुआ है। लोगों ने बहुत अच्छा सा इसमें एडवांटेज लोगों को मिला है, प्रोडक्ट देखने का, प्रोडक्ट समझने का, वर्कशॉप, सेमिनार, टाइम टू टाइम डिफरेंट लेवल पे इंडस्ट्री में होता रहा। और जो छोटे छोटे गाँव से जो आते थे, वो जो जर्मनी नहीं जा सकते, जापान नहीं जा सकते, उन्होंने उसी माहौल जैसा इंटरनेशनल लेवल का एग्जीबिशन, लास्ट एग्जीबिशन अगर आपने देखा हो 2020 में, तो पीपल यूज टू से जाए आप दुबई जाओ कि जर्मनी जाओ, और यहाँ पे दुबई जर्मनी गोरेगांव में आ गया है। ठीक है, हम शेड या ज़मीन को चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंदर का जो मॉल था, यानी उनकी सिस्टम थी, डिस्प्ले था और प्रोडक्ट लाइन थी, जो कैमरा वहाँ पे डिस्प्ले में आता था उसी साल में इंडिया में आ गया। ये घटना हुई है खास करके 2012-13 के बाद, जब से आप ये समझिए कि इंपोर्ट ड्यूटी भी घट गई, प्रोडक्ट यहाँ पे मिलने लगी, और प्रोडक्ट की reasonable products with a good service and with good lot of warranties have started ever since the companies have come and established in India. यानी इंडिया में कंपनी भी आई एग्जीबिशन को देख के, इंडिया में कंपनी भी आई प्रोडक्ट ग्रो करते हुए कि चलो यहाँ पोटेंशियल हो गया है। अगर ये इंडस्ट्री में 5-10 हज़ार कैमरा बिकता था तो ये कंपनियाँ नहीं आती थी। अब जो हर कोई भी कंपनी, हर ब्रांड 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख का नंबर ऑफ कैमराज इन पर्टिकुलर मॉडल वाइज वो लेके प्लानिंग में जाते हैं। और ये एसोसिएशन का जो प्लेटफॉर्म हुआ डिस्प्ले का, वो आज भी बरकरार हुआ है इंडिया का दी बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एग्जीबिटिंग द प्रोडक्ट लाइन। इस दरमियान ये जो एग्जीबिशन आई उसकी भी मैं 2 पॉइंट बोल दूँ आपको कि हमने इतना एग्जीबिशन वेन्यू चेंज किया। अब हम जा रहे हैं फर्स्ट टाइम बीकेसी, विच इज़ द प्राइम लैंड एरिया। बीकेसी के अंदर जियो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और जियो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का ये प्रोडक्ट है JWCC, यानी जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर। इसके अंदर जाना और प्लानिंग करना वो भी एक बड़ा इन टर्म्स ऑफ रिस्की इसलिए था कि इट वाज एन एक्सपेंसिव प्लेस, प्लस उस एक्सपेंस को कंट्रोल करके एग्जीबिशन का हाउसफुल हो जाना, वो भी एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जब फ्लोर प्लान रिलीज़ किया तो हमको भी लगता था भाई ये प्राइस तो ज़्यादा ही है जियो का, और फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा है, नया वेन्यू है, ये हो जा। और ये टाइमली बहुत लिमिटेड पीरियड के अंदर इतना हाउसफुल हो गया कि आज भी 40-50 एग्जीबिटर जो अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि हमको पेविलियन 2, पेविलियन 3 मिला। हम मांग रहे थे पेविलियन 1, 2 एंड 3, पर जियो के पास 2 ही पेविलियन था, पेविलियन 2 एंड 3। तो इसके अंदर जितना मैक्सिमम हमसे हो सकता उतने हमने एग्जीबिटर को लेकर हम चाहते हैं कि ये अभी जो आने वाला एग्जीबिशन है ये भी एक बहुत बढ़िया शानदार एग्जीबिशन होगा और यादगार एग्जीबिशन होगा। और ये होने वाला है 5th, 6th एंड 7th जनवरी। यस, तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेक श्योर कि 2023 5th, 6th एंड 7th ऑफ जनवरी, मतलब आप जो ईयर शुरू करो आपका, वो फोटोग्राफी को सीख के ही करो। सो आप मुंबई में एग्जीबिशन होने वाला है, मैंने डिटेल्स यहाँ पे रखी है। टाइमिंग्स रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। मुझे एक बात पूछनी है कि यूजुअली जो हमारा जनरेशन होता है, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम श्योर ज़्यादातर यंग जनरेशन लोग देखते हैं, हम लोग को यही लगता है भाई ऑनलाइन वीडियो देख लो, कितने सारे चैनल्स हैं, ऑनलाइन रिव्यूज़ करते हैं, अनबॉक्सिंग होते हैं, मैं खुद भी बहुत सारे कैमरा समझाते हूँ, तो फिर वहाँ पे जाके क्यों ही जाएँ हम लोग, क्यों ही हम एग्जीबिशन में जाएँ? तो उसका मुझे आपसे एक आंसर जानना है कि क्यों एग्जीबिशन में जाना चाहिए। देखिए,
टच एंड फील एक लाइफ में होता है हर चीज़ में। सी अगर हम खुद तो रोबोट्स है नहीं, अगर हम खुद रोबोट्स होते तो हमको ज़रूरत नहीं की थी, वीडियो पे देख लिया हो गया। तो टच फील एंड नेटवर्किंग, यू सी द वाइटल सब्जेक्ट इज़ नेटवर्किंग। जब आपके कलीग को आप मिलेंगे, आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से मिलेंगे या आपके कलीग जो आए हैं फ्लोर के ऊपर उसको मिलेंगे, उससे बातें करेंगे, ट्रेड का आइडियाज़ एक्सचेंज करेंगे, तभी तो नॉलेज बढ़ेगा। यानी बात न करने से नॉलेज घट जाता है और बात करने से नॉलेज बढ़ता है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे प्रोडक्ट भी देखने को मिलता है, अपने प्रॉब्लम को सुझाव भी मिलता है वहाँ पे, और एक दूसरे कैसे आगे बढ़ रहे हैं एक दूसरे का सामने सामने बात होती है। आपको दो शादी का वेन्यू का बात करूँ, आजू बाजू में होगी टच टू टच, लेकिन उनका फोटोग्राफर इनका फोटोग्राफर से बात नहीं करता ज़्यादा, ये अलूफ रहते हैं सब। पर जब एक ये गैदरिंग ऐसा है कि यहाँ पे सब आके 3 दिन का माहौल के अंदर, जैसे शादी नॉर्मली होता है 1 दिन का, इसी तरह एक बड़ा से बड़ा इंडस्ट्री का शादी है ये, कि शादी के अंदर आके सब लोग अपना अपना स्पेस के अंदर क्या मैक्सिमम एंजॉयमेंट कर सकते हैं वो करते हैं यहाँ पे, एंड नॉलेज भी इतना यूजफुल गेन करते हैं। एंड ये नॉलेज की इफेक्ट उनको पूरा साल इफेक्ट देती है उनके बिजनेस के ऊपर। हम लोग ने पास्ट के एग्जीबिशंस में फैशन शो भी रखे हैं कि क्या होता है कि जो गांव से आते हैं उनको शूट करने नहीं मिलता है मॉडल्स को। ऑफ कोर्स ये जियो में बिकॉज ऑफ द स्पेस नहीं रखा है, तो वो शूट करते थे मॉडल्स को। फिर वर्कशॉप भी रखते थे, बिकॉज ऑफ द कंसेंट ऑफ द स्पेस हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो वर्कशॉप से भी उनको मिलता था नॉलेज फोटोग्राफर्स को। सो जैसे जयेश भाई ने बताया कि एक दूसरे को मिलते हैं, नॉलेज बढ़ता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के आई एम अ फैशन फोटोग्राफर, और 2015 में आई वोंट गिव द ब्रांड नेम, बट मैंने एक फिजिकली देखा, मैंने टच किया, फील किया, और मैंने कैमरा बाई किया वो। सो जो टच करे बिना पॉसिबल नहीं था, एंड दे हैड इंट्रोड्यूस दैट कैमरा इन 2015 फेयर, दैट वाज इन दिल्ली। सो बहुत फिजिकली आप चेक करो, बहुत रहता है कि क्या वज़न है, कितना हैंडलिंग है, बहुत सी चीज़ें हैं। मतलब कैमरा, इवन नॉट कैमरा, लाइटिंग कंट्रोल का भी नॉलेज उसके अंदर आता है। सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर में आता है। अब प्रिंटिंग इंडस्ट्री के तो प्रिंटिंग जो रहता है वो भी आपको ख्याल आता है कि क्या स्पीड है, क्या पेपर यूज़ होता है, कैसा करता है। इन शॉर्ट, फेयर में जाने से नॉलेज तो बढ़ता ही है, और समझो कहाँ पे लोग सर्विस सेंटर भी रखते हैं तो किसके कैमरे दे फ्री सर्विस देते हैं। मामूली कुछ भी है तो लेंस साफ क्लियर करना, सीसीडी क्लियर करना। सो बेनिफिट तो है ये फेयर अटेंड करने का। और मुझे ऐसा एक्सपीरियंस रहा, जब भी मैं बचपन से लेके अभी तक जितनी भी बार मैं फेयर में गई हूँ, मुझे लगता है कि फेयर के लिए लोग तैयारी बहुत करके आते हैं। मतलब जिन जिन लोगों से मेरा संपर्क रहा है, जो मुझे बस जिसने मुझे फ़ोटो एडिटिंग सिखाया, या जो जो लोग मेरा एल्बम प्रिंट कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि जो भी नया दिखना है ना फेयर में दिखेगा। मैं कुछ भी कुछ आया है दिसंबर में, कुछ नया एल्बम के आप फेयर में देख लें, तो वो ना फेयर के पहले कुछ दिखाएंगे भी नहीं होंगे। जो भी देखना है फेयर में दिखाऊंगा मैं। सो आई थिंक इट्स लाइक कि भाई एक लेवल सबका बढ़ रहा है उसके हिसाब से, क्योंकि अगर सब लोग एक साथ एक कंपटीशन में भी होते हैं कि भाई मैं कुछ नया दिखाऊं, मैं कुछ नया दिखाऊं, इसकी वजह से पूरा इंडस्ट्री कुछ नया देख पाता है। अभी जैसे आप किसी भी मार्केट में चले जाओ वर्ल्ड में और इवन इंडिया में, जैसे बॉम्बे में फोर्ट मार्केट है जो माना जाता था कि फोटोग्राफी का मेन मार्केट है। यहाँ पे दिल्ली में चांदनी चौक में चले जाओ, मद्रास में चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ, तो अंडर वन रूफ ये प्रोडक्ट लाइन डिस्प्ले कहीं भी नहीं मिलेगा। कोई भी दुकान में चले जाओगे तो जो प्रोडक्ट लाइन वो बेच रहा है उसकी वही तारीफ करेगा, वो तो दुकानदारी का नियम है। पर जब आप ऑल प्रोडक्ट एट वन टाइम देखोगे, घूमते 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 1 hour 2 hour, why they spend so many hours? Because they see one product, again they go to the second store, but again they come back here. So that है कि भाई आप उसके पास है, तुम्हारे पास क्या है? Yeah, so when you see all the product under one roof, और उस टाइम फील टच का जो मैं जो शुरू में फील टच बोला था, यही कि एक बार फील करने के बाद आप चले गए, फिर दूसरे का फील करके आए, तो वापस इधर आके आपका माइंड में डिसीजन लिया था कि भाई मुझे R6 फॉर एग्जांपल लेना है, और या मुझे कोई पर्टिकुलर मॉडल लेना है, या मुझे Z सीरीज का देखना है कि इसका फीचर का कंपैरिजन कैसा है। तो दिस इज यू कैन सी दैट इज अ लार्जर स्क्रीन। व्हेन यू सी वन थिंग ऑन टीवी एंड मॉनिटर, you are seeing on 20 inch or 25 inch, 30 inch, 40 inch, not beyond. But when you are seeing 10,000 square meter with the open eyes, and then you get that feeling, and then your tempo goes up to take a decision कि मैं कहाँ जाऊँ। तो एक ये ऐसी फिनोमिना है टच एंड फील के साथ में कि आपका डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ता है when you see the product इतना डिस्प्ले पे है। या ऐसा कोई स्टोर नहीं है वर्ल्ड में, समझो आप न्यूयॉर्क की सिटी में चले जाओ तो आपको 4 मंजिली का 5 मंजिली के कई ऐसी शॉप मिलेंगे
जो टॉप टू बॉटम सब रखते हैं, लेकिन फिर भी फ्लोर पे फ्लोर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे कौन खाली है उसको पूछना पड़ेगा, वो बोले भाई अभी टाइम हो गया कल आ जाओ। यहाँ पे एक डिफाइंड टाइम के अंदर 10 से 7 के बीच में आप किसी भी स्टॉल में चले जाओ, आप 4 क्वेश्चन पूछो, वो ना नहीं बोलेगा, क्यों? वो आया है आपको समझाने के लिए, वो आया है प्रोडक्ट डिस्प्ले करने के लिए। तो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि आपके जो भी सॉल्यूशन जो चाहते हैं आप, वो आपको वहीं मिलेगा जब एक रूफ के अंदर सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है। और दूसरा कि मैंने ये भी देखा है कि जब जब भी आप स्टॉल में जाते हो सबके ओनर्स वहाँ पे होते हैं। करेक्ट, राइट। एज बिजनेस पर्सन अगर आप नए हो, आपके आजू बाजू में कोई नहीं है, जैसे कि आपने मुझे बताया कि अरे मुझे तो मैंने कैमरा लिया और मैंने ये करना पड़ा वो करना पड़ा, पर जब आप अगर ऐसे इंसान हो जिसके आपके पापा भी इस फील्ड में नहीं है, सोलो हो, राइट, तो जब आप जाते हो आपको चाहिए भाई नेटवर्किंग हो जाए, कोई हमको नए लोग मिल जाए, पर वो ढूंढे कहाँ से, किसको फ़ोन करे, क्या उसके स्टॉल पे जाए या उसके ऑफिस में जाए, तो मज़ा नहीं आता, पता नहीं चलता। पर जब ओनर्स वहाँ पे रहते हैं आपको पता चलता है कि किसके साथ मेरा ट्यूनिंग बैठ रहा है, कौन मेरे नज़दीक में है, कौन सी प्रिंटिंग लाइट मेरे नज़दीक में है, राइट, उसके पास कुछ नया है क्या, क्या ये वाला प्रिंटिंग लैब मेरे लिए अच्छा है या वो वाला अच्छा है, करेक्ट, कौन से सर्विस सेंटर कंपैरिजन, यू कैन डू कंपैरिजन। आई थिंक वो नेटवर्किंग भी हो जाती है। इसीलिए नेटवर्किंग जो सब्जेक्ट है, जैसे सपोज जब मैं भी यंग हुआ एट द एज ऑफ 25, आई यूज्ड टू गो जर्मनी फॉर कोलोन में से, तो ऑन 6 days फेयर होता था उस टाइम, तो मैं तो पूरा दिन 6 दिन रहता था, क्योंकि एक इंडियन मेंटालिटी होता है कि इतना खर्चा कराया है तो पूरा वसूल करके जाइए। तो मैं रिटर्न में कम से कम 200-250 विजिटिंग कार्ड लेके आता था स्टॉल की, क्या कि जहाँ पे मुझे टाइम नहीं है, मैं गया, मेरा कार्ड दूंगा तो अवश्य ही हैज टू गिव मी, दैट्स द बेस्ट वे टू इंट्रोड्यूस, राइट। सो अगर आपको कैटलॉग भी नहीं उठाने हैं तो उनका कार्ड ले लिया, तो आई गेट माई email ID, मोबाइल, वट एवर द कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाता था। बिजनेस आखा साल के लिए, फोटो की ना जर्मनी 2 साल के बाद एक ही बार लगता था, तो मुझे मालूम है ये कार्ड, मुझे 200 कार्ड 300 कार्ड मेरे को कभी भी ज़रूरत है तो दिस इज़ माई लंच प्लेट, कौन सा भी उठाया, उसको फ़ोन किया, काम किया, आगे बढ़ गया। सो वन थिंग इज़ कि आई हैव सीन वन थिंग कि इन एनी फेयर इन द वर्ल्ड इट्स अ फेस शोइंग सेरेमनी। दैट मीन्स अगर मैं ये इंडस्ट्री में जिंदा हूँ या मैं कनेक्टेड हूँ तो मेरी ड्यूटी है मेरा फेस जाके बताने को सारे एग्जीबिटर, क्योंकि मैं हूँ इंडस्ट्री में। फ़ोन पे आप नहीं बोल सकते, अभी ठीक है अभी जूम आया है ये वगैरह, बट यू कांट हैव दैट फील। सो आफ्टर टच आई एम पुटिंग इट अ फील कम्स व्हेन यू सी द फेस टू फेस अ पर्सन। दैट मीन्स ये पर्सन बोलेगा यस मैंने मानसी जी को इधर देखा था, ये टाइम मेरा इंटरव्यू लेने आए थे, अभी मुझे याद रहेगा। सो व्हेन यू गो देयर फिजिकली इन फ्रंट ऑफ द एग्जीबिटर्स, एग्जीबिटर विल ऑल्सो कैरी एन इम्प्रेशन। जब भी आप उसको 6 महीने के बाद कोई ईमेल करोगे या लेटर लिखोगे या फ़ोन करोगे, बोला ये बंदा उधर आया था, ये इंटरेस्टेड है बिजनेस में, ताकि दैट मीन्स अगर आप फेस शोइंग सेरेमनी, एक्सचेंज ऑफ कार्ड, दिस इज द पार्ट ऑफ नेटवर्किंग। सो ये चीज़ भी समझनी है कि ये सिर्फ जो फोटोग्राफर्स है उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है, पर जो एग्जीबिटर है उनके लिए भी बहुत उतना ही बेनिफिशियल है। यार तुम भी तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हारा उनको भी तुम फोटोग्राफर नहीं हो पर तुम जो है बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो तुम्हें अगर ऐसे जैसे कि आजकल लोग एप्स बना रहे हैं, ये बना रहे वो बना रहे हैं, जो बहुत नई चीज़ है, तो अगर आपका भी कोई आगे पीछे नहीं है, तुम यहाँ पे आके स्टॉल लगा दो, तो क्या होगा, पूरी की पूरी मार्केट, जैसे बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत तकलीफ हो रही है, पर ये क्या हो गया, पूरा बिजनेस स्टार्ट ही हो गया डे 1 से, आपको एक्सपोजर मिल जाता है। और जो एग्जीबिटर्स है दे गेट द पल्स ऑफ देयर ओन प्रोडक्ट फीडबैक ऑन द स्पॉट फ्रॉम द राइट पर्सन। पहले तो वो जानेगा, हेलो सर कहाँ से आ रहे हो, ये वगैरह, कितने साल से बिजनेस में, मैं 15 साल से बिजनेस में हूँ, मेरा स्टूडियो है, मैं वीडियो, अच्छा है, तो फिर उसको उस लाइन पे बात करेगा उनकी प्रोडक्ट पे। और इनको जो चाहिए टू लॉन्च देयर प्रोडक्ट, प्रेजेंट प्रोडक्ट और फ्यूचर प्रोडक्ट, वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। यानी विन विन सिचुएशन इसलिए रहा, विजिटर अपना नॉलेज बढ़ाता है, एग्जीबिटर अपना रास्ता नक्की करता है कि मेरा माल कहाँ बिकेगा, ये मेरा राइट कस्टमर है, या ये कस्टमर ने 2 कंप्लेन ऐसी दे दी कि उसने प्रोडक्ट में सुधारना ही है, प्रोडक्ट हिट हो। यस, मैं ये ऐसे ही फोटो फेयर में ही घूम रही थी और किसी ने बोला ये लाइट, कोई लाइट बेच रहा था, तो ये लाइट ऐसा नहीं, वो वाला लाइट डालो उसमें ना ये है, तो यार ये मेरा तो ये बिकेगा ही। आप मानोगे नहीं, 2 दिन उसने फिर वो खोला ही नहीं। वो बोला कि मैं अभी इसको थोड़ा रिपेयर करके उस हिसाब से मैं ऐसे कस्टमर को बेचूंगा जो एक्चुअली उसके लिए अच्छा है। जो बिग ब्रांड्स है, ठीक है, उनको अप्रोच कैसे किया आपने, बिकॉज़ इट्स सो डिफिकल्ट। अगर देखो, आई टेल यू, द ब्रांड्स नॉर्मली फॉलो द पाथ व्हिच इज लेड डाउन। They try to take a risk, but calculated risk.
उनको मालूम है कि अगला इनका बैकग्राउंड क्या है इस एसोसिएशन का। आज मैं हूँ या चंद्रकांत भाई है, उसकी वजह से नहीं कह रहा हूँ, अगला भी जो भी कमेटी आएगा इसी लेट डाउन में काम करेंगे तो ऑल वुड रिमेन सक्सेसफुल। तो एक तो ब्रांड ये देखते हैं कि भाई कहाँ पे सिस्टमेटिक वे में ये ब्रांड इमेज जो खड़ी हुई है वो एक दिन की नहीं हुई है। 50 साल मैंने आपको कह दिया, 50 साल में 29th इवेंट itself speaks. तो any brand that launch in future, not that we talk about monopoly, but they have to join the platform. हम लोग ने 2017 में कैंसिल किया फेयर दिल्ली का बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन। तो हमने सबके पेमेंट वापस किए, जो भी एग्जिबिटर्स ने एडवांस दिए थे। बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन सब हेवाई हो गया था, तो वी कैंसल द 2017 फेयर ऑफ दिल्ली, बट we gave single penny to all the exhibitors, we paid back. It's a loyalty. Absolutely. अच्छा, there are no two rates. If मुझे भी पार्ट लेना है तो मुझे भी वही पैसे भरना है। जितना कोई बड़ी ब्रांड को भरना है। हाँ, मतलब सब सिस्टमेटिक है। हाँ, process. very transparent the process is, ऐसा है मतलब। What do you see the future of it? आपको You see, if you see the photographic industry itself, when I talk sometime about World War I, prior to that, 1837 में पहली फिल्म डिक्लेयर हुई 1837 कि फोटोग्राफिक प्रोसेस पब्लिक के लिए फ्रेंच गवर्नमेंट ने पब्लिक में ओपन प्लेटफॉर्म डाल दिया। जैसे माइक्रोसॉफ्ट और लिनक्स का डिफरेंस है, तो लिनक्स हैज बिकम ओपन थिंग, एनीबडी कैन यूज, ही डजंट हैव टू पे एनीथिंग इन सॉफ्टवेयर टर्म्स फॉर एनी ऑपरेटर कंप्यूटर। तो उस टाइम अगर फ्रेंच गवर्नमेंट इस पर पेटेंट डाल देती थी फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में 1937 में, तो आज हम सब लोग रॉयल्टी देते थे उनको 100 साल तक, अगर वो पेटेंट होती तो उसने पेटेंट नहीं किया। उसने वर्ल्ड में कंज्यूमर को बोला ये बेसिक गिफ्ट है कि आप लोग लाइफ टाइम याद करोगे, तो ये फिल्म बेस्ड टेक्नोलॉजी मैं रिलीज़ करता हूँ वर्ल्ड में, एनीबडी कैन यूज़ इन फॉर मैन्युफैक्चर एंड यूज़, वी विल नॉट चार्ज एनी पेनी। तो इट वाज अ ग्रेट थिंग अबाउट फ्रेंच गवर्नमेंट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप उस टाइम से देखो कि चैरिटी वहीं से जुड़ी हुई। तो फोटोग्राफी इंडस्ट्री में इसलिए उसने जुड़ा है कि भाई आपके पेरेंट्स है, आपके माँ बाप, आपके दादा दादी है, इस लाइफ से सबको जाना है, तो जाने के बाद आप उसको याद कैसे करोगे? तो फ्रेंच गवर्नमेंट थॉट द ओनली वे इज टू कैप्चर द इमेज, और इमेज की फिल्म की टेक्नोलॉजी उनके पास थी। सो वेदर इट इज ए गवर्नमेंटल, मॉन्यूमेंटल, और वेदर हिस्टोरिकल और आर्कोलॉजी, विच एवर टॉक ऑफ द साइंस, अल्टीमेटली इट गेट्स कनेक्टेड टू द फोटोग्राफिक इंडस्ट्री बिकॉज इट वॉज मेड अप ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऑप्टिक्स। दीज आर द 3 पिलर्स ऑफ गेटिंग दैट फोटोग्राफी इनटू द पिक्चर। फिल्म तो हो गई, तो फिल्म को कैप्चर कौन करेगा? तो लेंस, तो वो फिजिक्स आ जाता है उधर। केमिस्ट्री बनाने के लिए फिल्म चाहिए। तो ये सब करते हुए फोटोग्राफी इंडस्ट्री एब्सोल्युटली साइंस बेस्ड इंडस्ट्री था, है और रहेगी। इन बिटवीन इफ यू सी द फेजेस, कि फोटोग्राफी इंडस्ट्री ने एक ब्लैक एंड वाइट का फेज देखा, और देखते हुए आज से लगभग 25 साल पहले, आज से पहले तकरीबन 40 साल पहले, आई एम टॉकिंग अबाउट 1980, कलर फिल्म तो आ गई थी वर्ल्ड में, लेकिन इंडिया में कलर फिल्म आई। तो ब्लैक एंड वाइट से ट्रांजिशन हुआ कलर का, तो ये 2000 की साल तक चला, अनदर 20 years. Kodak, who had patent and had camera, digital camera in their pocket, but they never come out to market. I think so, is my opinion, with the fear कि फिल्म नहीं बिकेगी। अगर डिजिटल कैमरा आ गया बाजार में तो फिल्म नहीं बिकेगी। You know, because if you go digital camera on memory base, yes. So I'm coming to that. The point is कि फिल्म टेक्नोलॉजी, कोडक ने 1960 में डिजिटल कैमरा बना लिया था, पर उसने अंडरग्राउंड में रखा, ये सोच के अपनी फिल्म बिकनी चाहिए। जो भी आगे चल के जो भी आएंगे नई कमेटी, यानी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तो जो भी कमेटी आएगी दे ऑलवेज रिफर के पास्ट में क्या क्या हुआ है, एसोसिएशन किस रास्ते से चलता था, इसके रूल्स रेगुलेशन क्या है, इसका मेमोरेंडम क्या कहता है। हर साल में 4 आदमी को रिटायर होना है तो होना ही है, 12 इलेक्टेड बॉडी में से 4 को रिटायर, 4 को नया आना है। एक प्रोसेस है लेड डाउन इन द मेमोरेंडम एंड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द एसोसिएशन। तो अगर अच्छा काम हुआ है प्रीवियसली, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि 24 घंटे में आप उल्टा करके एसोसिएशन बंद हो जाए, ऐसा नहीं होगा। सो देयरफॉर देयर आर मल्टी एक्टिविटीज़ वेर हैपनिंग इन पास्ट। 1, एग्जीबिशन करना। क्यों? मैंने जैसे ही हम लोग ने इनिशियली डिस्कशन में बताया कि एग्जीबिशन के फ़ायदे क्या क्या है। एग्जीबिशन के साथ और क्या कर सकते हैं, तो बोलते हैं कि सपोर्ट एंड चैरिटी टू द इंडस्ट्री फेलो और द मेंबर देमसेल्व्स, कि जब कहीं पे सुनामी आ गया, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का अनाउंसमेंट हो गया, कच्छ में धरतीकंप हो गया, यानी ऐसी घटना हिंदुस्तान में घटी। We have given 10,000 rupees to 110 photographers of Kutch at the time of earthquake. At that time, film cameras were there. So
दिस इज द जॉब ऑफ द एसोसिएशन कि भाई खाली एग्जीबिशन करना ऐसी बात नहीं है, और हम तो ये चाहते हैं कि ऐसा कोई तकलीफ आए ही नहीं, लेकिन जब भी तकलीफ आती है तो एसोसिएशन 100 के सामने 100% नहीं खड़ा रह सकता है, क्योंकि सबको हेल्प करनी है, तो सबको थोड़ा थोड़ा दे के उसको आगे चलाना। जैसे अभी कोविड आ गया, तो कोविड के अंदर जो हो सका, राशन हो गया या कोई और मार्गदर्शन हो गया, कभी सेमिनार भी करा हमने ऑनलाइन पे कि भाई थोड़ा शांत रहो, थोड़ा ये लर्निंग पीरियड है। अगर आप घर में बैठे हो, जॉब नहीं है, शादियाँ नहीं होती है, तो घर में बैठ के सीखो, फोटोग्राफी को क्लासेस ज्वाइन करो, वर्कशॉप ज्वाइन करो, जो भी आप कर सकते हो एक्टिविटी, ताकि आपको जब सीज़न खुलती है तो यू आर स्टिल प्रिपेयर्ड। तो एक बोलना हमारे लिए शायद इजी होगा, बट करना हमेशा मुश्किल होता है। बट एक मार्गदर्शन ही नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो एक मार्गदर्शन देने के बाद इस टाइप से एसोसिएशन के पास फंड होने से कुछ ना कुछ प्रोग्राम लेके जहाँ पे डिफिकल्ट टाइम आता है उसको सॉल्व करने का एक प्रयास करते हैं। वी हैव हेल्प इन लीगल वेज ऑल्सो, लाइक प्रीवियसली इट वॉज सेल्स टैक्स, वैट। तो जैसे बेंगलोर में जो प्रॉब्लम हो गया था, तो सुप्रीम कोर्ट में वी हैड अपॉइंटेड मिस्टर हरीश साल्वे फॉर दैट केस। ऑफ कोर्स वी लॉस्ट द केस, तो ये भी हम लोग कर रहे थे। इसके पहले सर्विस टैक्स का निकालना जो था, तो सर्विस टैक्स फोटोग्राफी पे से निकल गया, ऑफ कोर्स फिर वापस आ गया। तो जहाँ जहाँ पे भी लीगल होता है तो एसोसिएशन हेल्प करता है। अच्छा, जहाँ पे छोटे छोटे गांव है वहाँ पे उनको वर्कशॉप करना है तो हम लोग फाइनेंशियल हेल्प करते हैं वर्कशॉप करने के लिए। इमीडिएट मेंबर का कोई बीमार है तो उसको हेल्प करते हैं, सब उसके डॉक्यूमेंट्स अगर बराबर है तो मेडिकली हेल्प करते हैं हम लोग। हमारे जो मेंबर्स हैं उनको एंट्री फ्री है एग्जीबिशन में, और एक उनको फूड फ्री हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। लंच ये टाइम हमने टाइम रखा है 12 से 4 बजे तक में, तो जो भी हमारे मेंबर्स हैं दे विल एंजॉय दैट। उनकी अलग एंट्री रहती है ताकि उनको लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़े। तो हम लोग जितना मेंबर्स के लिए कर सकते उतना करते हैं, हम लोग ज़्यादा ही करते हैं, क्योंकि आज ये जो एसोसिएशन जो संगठन है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मेंबर्स। मेरा इसमें 2 क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग, हमारे एज के जितने लोग हैं, वो लोग ना अपना कैमरा, अपना बिजनेस वहीं तक सोचते हैं। अगर जितने भी, आई एम वेरी श्योर, प्रिटी श्योर कि वही देखते हैं। अगर आप यूट्यूब वीडियो देखें तो स्वार्थ ही होता है कि भाई क्या सीख के जाएंगे। एनीथिंग दैट यू आर डूइंग इट्स फॉर योर सेल्फ, यू नो, थोड़ा सेल्फिश मोटिव ही होता है। बिकॉज अभी कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, स्कूल कॉलेज से यही सिखाया गया है, यू हैव टू विन, यू हैव टू गेट फर्स्ट। यहाँ पे ना आपका खुद का, आई एम श्योर, एक बिजनेस है, राइट? तो आप फोटोग्राफर्स हो, आप इम्पोर्ट करते हो, तो आपके खुद का अपना एक बिजनेस है। उसमें से फिर आप आज ये एसोसिएशन चला रहे हो, वो भी 50 साल से चला रहे हो। इट्स नॉट ए इजी थिंग। आपको अगर 1 घंटा अपनी फैमिली को देना होता है तो भी हम कह छोड़ना, बाद में जाएंगे, और आप इतने सारे घंटे इसमें देते हो। तो यूजुअली सबके मन में ये था, ये लोग के पास तो बहुत कुछ जाता होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां आज, निकॉन, कैनन, सोनी, कितने ब्रांड्स हैं, वो सभी आपके सामने, आपके साथ तो सबका अच्छा होगा। सो आपको होता है कि आपको कोई बेनिफिट हो जाए या ये सारी चीजें नहीं। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये मैं डिनाई नहीं करता हूँ कि ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, और कई एसोसिएशन में ऐसा होता भी है। लेकिन टचवुड अभी तक, नॉट दैट वी टू आर सिटिंग हियर, इन द पास्ट में भी नहीं हुआ था। हमने जब 20 साल से बैठे हैं, और अभी आगे भी दूसरा 20 साल में और भी आएंगे, तो आई एम श्योर दे विल फॉलो दिस प्रिंसिपल ऑफ चैरिटी, विच मीन्स सर्व योर इंडस्ट्री। जितना आपसे हो सके उसको आप सर्व करो। कभी हो सकता है हमें भी खुद को फ़ायदा हो जाएगा, इन द सेंस ऑफ जब हम एसोसिएशन में नहीं रहते हैं और हम कोई बीमारी हो गई, और एसोसिएशन का एक पॉलिसी होता है कि भाई 25,000 रुपया तक एक बीमार आदमी को हेल्प किया जाता है इन एनी इवेंट। कल की अर्थक्वेक ऐसी चीज़ है, पूरी सुनामी आ गई थी तो कितना एरिया अफेक्ट हो गया पूरा, जिससे साउथ चेन्नई से लेके ऊपर विशाखापट्टनम तक। तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी देर है, चेन्नई तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी हेल्प किया, पर उसके अंदर जो फोटोग्राफिक फ्रेटर्निटी है या फोटोग्राफी इंडस्ट्री के जो फोटोग्राफर्स हैं, उनको अगर कोई तकलीफ आती है तो एक समूह में इतना पैसा निकाल के एट राइट टाइम पे सेवा करना वो एसोसिएशन ही कर सकता है। तो आप ऐसा कह रहे हो कि आप ये चैरिटी करते हैं, पर आपका इसमें कोई ब्रांड का कोई एडवांटेज नहीं, और ये लोगों का भी यूजुअली यही परसेप्शन होता है, और लोगों का परसेप्शन को मैं गलत नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये होता है दूसरी जगह पे, तो आपको फ्री प्रोडक्ट्स दे दो, अरे आप ये, हाँ, तो ऐसा होता है। इन शॉर्ट दिस इज अ थैंकलेस जॉब। हाँ, बट ये मैं जरूर बोलूँगा सबको करना चाहिए। ये सी, आई एम नॉट द फिलोसोफर टू टॉक लाइक दैट, राइट, एवरीवन, बट द वर्ल्ड हैज चेंज। जब 50 साल पहले इतने लोग मटेरियलिस्टिक नहीं थे, आज लोग मटेरियलिस्टिक हो गए। अपने बाजू के नेबर को भी देखोगे तो
वो देखेगा भाई गिव एंड टेक पॉलिसी है क्या। अगर आप कुछ खाना भेजते हो बाजू में तो आपको 2 डिश भेजेगा, नहीं तो आप नहीं भेजते हो तो बाय बाय हेलो थैंक यू। दैट्स हाउ थिंग्स आर गोइंग। सो आपका ये नेचर इसमें क्यों ऐसा है, आप क्या मोटिव से इसमें इतना मेहनत कर रहे हैं? नहीं, दैट्स व्हाई आई सेड इनिशियली, अगर जिस काम में आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है और आप एक अच्छे काम का सोचोगे और अच्छा काम करोगे तो आपको एक सेटिस्फैक्शन आएगा। वही इज मोर देन एनीथिंग देन $1 million। सिर्फ पैसा से सारी चीज नहीं है। आपने ये भी बताया था that you want to serve the industry back। Yes। जब हम Yes, लोग का yes। कैमरा ऑन नहीं था पर आप यस, बिकॉज इंडस्ट्री हैज गिवन अस सो मच, तो हमको ये अभी हम लोग रिपे कर रहे हैं, हमको उपकार नहीं कर रहे हैं, हम रिपे कर रहे हैं बिकॉज सीखे क्या, हम लोग यहीं से सीखे हैं ना। आई थिंक सारे फोटोग्राफर्स को ये चीज़ सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई ठीक है सीख लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। इट्स अ वेरी सेल्फिश नेचर। यहाँ पे देखो ये कन्वर्सेशन यहाँ पे जा रही है कि भाई हम लोग ने इतना तो किया तो हम सामने क्या देंगे। इसके लिए भी लोग सोचते हैं, सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं होते, कहीं ना कहीं हमारे सेल्फ बेनिफिट्स भी होते हैं कि भाई हम सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है कि हम लोगों ने कुछ किया हमारी इंडस्ट्री के लिए, राइट। यानी आप देखिएगा कि ये तो हम एसोसिएशन का नाम ही है ऑल इंडिया फोटोग्राफी ट्रेड। दैट मीन्स कि हर इंडिया का हर स्टेट का आदमी यहाँ पे मेंबर बन सकता है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि भाई महाराष्ट्र का मैं रजिस्टर्ड बॉडी है तो महाराष्ट्र का ही आदमी आ गया। नो, एनी स्टेट फोटोग्राफर्स, हमारा एसोसिएशन नो नो एनीबडी कैन बिकम द मेंबर। हमारा लिखा ही है हु लव्स फोटोग्राफी, एनीबडी कैन बिकम द मेंबर हु लव्स फोटोग्राफी। ये हमारा मोटो है। ऑनलाइन में एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, लोग उसका फॉर्म भर के किसी दो से उसका प्रपोज करा के उसकी जो फ़ी है प्रोप्राइटर कंपनी और इंडिविजुअल की मैं समझता हूँ 15,000 है, और प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनी का 30,000 है, राइट। 25,000 तो लिखा पड़ा है, एंड 75,000 इज ए लिमिटेड कंपनीज। दीज आर द फीस लेड डाउन। तो अगर आपकी एप्लीकेशन में सब डिक्लेयर्ड है, आपका जीएसटी नंबर है, इनकम टैक्स नंबर है, वट एवर दी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, योर रेंट प्रीमाइसिस का है, आपका प्रपोज बाय एग्जिस्टिंग मेंबर का है, तो आप उसको उसमें मेंबर बन सकते हो। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे ये भी आपने बताया। पर ये चीज़ समझ लीजिए कि फोटोग्राफी ऑल इंडिया नाम यहाँ पे है ना, इस तरह का एसोसिएशन हर छोटा से बड़ा बी टाउन और सी टाउन का शहर में एक एसोसिएशन मिलेगा ही आपको इंडिया में। यानी अगर आप महाराष्ट्र के समझो 25 शहर हैं तो 25 एसोसिएशन होगा ही। क्योंकि फोटोग्राफर क्यों एसोसिएशन बनाते हैं, उनकी जो कम्युनिटी है, उनका कन्फाइंड एरिया है, फॉर एग्जांपल औरंगाबाद है या पूना है या नागपुर है, उनकी डिफ़िकल्टी जो है या उनका नेटवर्किंग है वो एक रीजनल लेवल में होता रहता है। और वो लोग भी साल में 4 बार 6 बार 8 बार मिलते हैं, ठीक है, और लिमिट में एक्सपेंस रखते हैं क्योंकि उनकी बजट लिमिटेड है। जब ये बी टाउन वाला ए टाउन में आएगा तो और बड़ा एसोसिएशन में जाएगा, और बड़ा खर्चे होंगे, और बड़ा एक्टिविटी ज़्यादा होगी। उस तरह से वो लोग एसोसिएशन को चलाते हैं। यानी ये आप देख रहे हो, ये यू आर सीइंग ए लार्जर साइज ऑफ द एसोसिएशन। तो यहाँ से लेके इंडिया का कोई ऐसा शहर नहीं है कि जहाँ पे एसोसिएशन नहीं है, छोटा से बड़ा। और सबसे बड़ा तो ये है। हाँ, ये मैं कहूँगा जरूर, आज की डेट में ये बड़ा ही है। और इसकी जो एक्टिविटी है वो इतनी ट्रांसपेरेंट है कि यानी कमिटी मेंबर को कोई भी या कोई भी ऑफिस बेरर को इसमें अगर पार्ट भी लेना हो एग्जीबिशन में, तो वी आर पेइंग द सेम प्राइस द वन हु पेज एज आउटसाइडर और अदरवाइज आइप्टा मेंबर। द डिफरेंस ये है कि अगर आइप्टा मेंबर का फॉर एग्जांपल प्राइस 10,500 है तो नॉन मेंबर का 11,500 एक रेट रहता है, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं नॉन मेंबर टू पार्टिसिपेट एज एग्जीबिटर। लेकिन दिस टाइम वो नौबत ही नहीं है क्योंकि मेंबर का ही कोटा खलास नहीं हो सका। यानी जो एग्जीबिटर्स मेंबर्स है उसको भी हम पूरे अंदर नहीं ले सके, यानी नॉन मेंबर का कैटेगरी खोला ही नहीं। आई वुड से मतलब जहाँ तक मैं सोच पा रही हूँ कि इतने सारे एग्जीबिशंस भले हो, पर अगर आपने ये वाला एग्जीबिशन देख लिया इंडिया के अंदर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, तो आपका ऑलमोस्ट सारा कवर हो गया। 100%। जो बेस्ट है, बेस्ट चीज़ है वो तो सारी आई गई। एंड लेटेस्ट, बेस्ट एंड लेटेस्ट, यस। सी इन दिस एग्जीबिशन कैमराज, फोटो लैब्स, एल्बम मैन्युफैक्चरर्स, सॉफ्टवेयर, प्रिंटिंग, एवरीबडी इज देयर। सभी लोग हैं, लाइटिंग कंट्रोल्स सभी है। लोगों को ये चीज़ लाइटली नहीं लेनी चाहिए। लोगों को लगता है ठीक है ना, अभी क्या ही देख लेंगे, बाद में वीडियोस देख लेंगे, बट आई थिंक इट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग टू इवन थिंक अबाउट। काफ़ी लोग बोलते हैं अरे हमको एंट्री फी देनी है, 300 रुपये एंट्री फी। कैन यू एक्सप्लेन कि भाई 300 रुपये तो कुछ भी नहीं होता। नहीं, 1 to फ्रॉम 1st December to 15th December इट वॉज 150 रुपीज़। उसके बाद 300 रुपीज़ हो गया है। बट अंडर वन रूफ आपको ये सभी ब्रांड कैनन, निकॉन, पैनासोनिक, सोनी, गोडॉक्स, सिम्पैक्स,
ये सभी ब्रांड आपको एक ही जगह यहाँ पे मिलेगी आपको देखने के लिए डिस्काउंटेड डिस्काउंटेड प्राइस। यस, एग्जीबिशन का भाव थोड़ा अलग कि हम लोग ने एग्जीबिटर मीट लेते हैं, हम लोग इस टाइम तो जरूर लिया था। बिफोर स्टार्ट ऑफ द एग्जीबिशन सारे एग्जीबिटर को इनवाइट किया था एक ही जगह पे, जियो में ही। वहाँ बुला के हमने ओपन डिस्कशन भी रखा था कि देयर आर 2 वे ऑफ डिसाइडिंग दी फी पर स्क्वायर मीटर फॉर एग्जीबिटर्स। या तो हम इसको इतना बढ़ा दें कि यहाँ पे एग्जीबिशन फ्री कर दें, और हमने इसको इतना नहीं बढ़ाया, रिजनेबली बढ़ाया और इसका रिजनेबली फी किया। यानी नो, आई मीन रेंट पर स्क्वायर मीटर। ओके, so instead of let's say 100 we could have done 125, so from 125 हमने उसको 11 पे ही रखा, 10 पे रखा रेट। पार्किंग इज फ्री, आ सके, पार्किंग इज फ्री। हम लोग एक बैग देंगे जिसकी कॉस्ट कितनी, 28 रुपीज़ या अबाउट 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ हमारे लिए है, वैसे तो ज़्यादा। एक पानी की बोतल देंगे हर एक विजिटर को, इन्फॉर्मेशन बुकलेट देंगे। सो हमारा कमाने का इरादा नहीं है। 150 में हम जीएसटी भी भर रहे हैं, 300 में भी जीएसटी भर रहे हैं, बट कि अच्छा एग्जीबिशन का अच्छी लेवल हो जाए, विजिटर्स को भी अच्छा हो जाए, वही उद्देश्य है हमारा। कमाने का इसके अंदर नहीं है हमारा एंट्री फी रख के। देखिए थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा लॉजिक लगाना है कि अगर वो लोग ने जो एक फ़ी रखा है, ठीक है, तो इसके पीछे ये है कि जितने भी लोग वहाँ पे आ रहे हैं वो ज़्यादा लोग आपको एग्जीबिशन में आ सके, ज़्यादा एग्जिबिटर्स होंगे। अगर आप वहाँ पे जा रहे हो पर स्टॉल ही कम है तो आपको मज़ा नहीं आएगा, यार इतने ही स्टॉल थे। अगर स्टॉल बढ़ गए तो इसके लिए आपकी फ़ीस रखी दी गई ताकि आप आके जा सको, और जो भी सारे उन्होंने चीज़ें बताई है वो तो वहीं पे आपका 300 रुपया हो गया। सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑलमोस्ट सेम है, और पहले भी फी था। हम लोग ने बस सर्विस भी रखी है, कुर्ला स्टेशन से बीकेसी और बांद्रा स्टेशन से बीकेसी, बीएसटी की बस रखी है, टू एंड फ्रो फ्री फॉर द विजिटर्स। सो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप देखो तो आने जाने का ही 100-150 रुपया तो उसका ही हो जाता है। सही है। ओके, आई थिंक वी हैव गॉट ऑल दी आंसर्स जो भी मुझे आप लोगों को बताना था कि एक्चुअली आपको ये एग्जीबिशन क्योंकि मैं जब भी बताऊंगी तो लोगों को यही होगा कि देखते हैं यूट्यूब पे तो वीडियोस आते रहते हैं, बोलते रहते हैं लोग, पर आई थिंक जो लोगों ने इतनी मेहनत की है आज इसके पीछे और आज आपने इतना सारा बताया, आई एम श्योर बहुत लोगों के ऊपर इसका इम्पैक्ट गिरेगा, लोग सोचेंगे इसके बारे में। तो माय कमिंग टू दी चार्जेस ऑफ 300 रुपीज़, इसी ये परसेप्शन क्लियर होना चाहिए कि 300 रुपया ये नया चीज़ नहीं है, पहले भी था, हर साल कुछ ना कुछ फ़ी था। कभी कभी हो सकता है 50 रुपया होगा, कभी 200 होगा, अभी वो तो लिस्ट हमारे पास अकाउंटिंग सिस्टम है, पर 300 इसलिए किया गया क्यों, अर्लियर 300 रुपये के अंदर फॉर एग्जाम्पल हम ऑल 3 डेज देते थे पास, इस टाइम हमने 300 रुपीज़ पर डे किया हुआ है। एंड उसमें बिकॉज ऑफ द जियो का एक रिस्ट्रिक्शन था कि सर्टन आदमी के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा, जब बिकॉज बीकेसी बीइंग एन ऑर्गेनाइज एरिया, सेंसिटिव एरिया, यूएस कॉन्सुलेट भी उस एरिया में है, प्रोफेशनल हो जाएगा। यस, तो इसके लिए वो एक रिस्ट्रिक्शन ये लिया हमने फर्स्ट टाइम, विच इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव इंट्रोड्यूस कि यू कांट बुक फॉर ऑल 3 डेज, वन कैन कम मैक्सिमम 2 डेज आउट ऑफ 3 डेज। यानी यू अगर आपको कुछ भी काम नहीं है और आप उधर आके बैठे रहो और जिसको काम है वो अंदर नहीं आ सके, ऐसा नहीं होगा, ओवरक्राउडेड भी हो जाता है, बहुत हो जाता है। सो जिस स्टॉल में जाना होता है वो तो भरा हुआ है, तो फिर देखते ही तो देयरफॉर ये फॉर्मूला पहली बार लगाई गई है कि 3 दिन में आप एनी 2 डेज यू चूज, दैट मीन्स यू कैन हैव फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, और कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, और सेकंड एंड थर्ड, और 1 एंड थर्ड, दैट मीन्स 6 कॉम्बिनेशंस आर देयर। सो आउट ऑफ दैट दे कैन चूज 2। सो 2 दिन हम समझते हैं कि किसको समझना, जानना, नेटवर्किंग 2 दिन काफ़ी है समझने के लिए। आपने पास ले लिया है अगर 3 दिन का, और पहले आप हमेशा 3 दिन आते थे, वो कॉन्सेप्ट गलत था। जब तक हमको इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा या बड़ा नहीं मिलता है आगे जाके, तब तो ये 2 दिन आउट ऑफ 3 दिन एज अ पार्ट ऑफ, यस, थोड़ा समझने वाली बात है कि 3-3 दिन वहाँ पे जाके करना क्या है। आप देख तो लोगे एक दिन, नेक्स्ट डे आपको जो खरीदना है आप खरीद लो या पहले ही दिन खरीद लो। तो लोग अपनी कन्वीनियंस, कभी किसको सेकंड डे फंक्शन है तो पहला या थर्ड दिन आ सकता है, किसको थर्ड दिन का फंक्शन है तो फर्स्ट सेकंड दिन है, अपने कन्वीनियंस पे। सॉरी, तो ये कॉन्सेप्ट हमने जो इस टाइम लाए हैं ये समझने के लिए कि ये ज़्यादा सक्सेसफुल होने का चांस है आगे। सिटी लाइक मेट्रो ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन बुकिंग है, यस। इसकी जो लिंक होगी, इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो आप वहाँ पे जाके इसको बुक कर सकते हो एंड सी यू देयर। एप्टा की खुद की वेबसाइट है www.apta.org, उसी एप्टा वेबसाइट को लॉगिन करके आपको लिंक वहीं मिलेगी, तो आप लिंक में जाके आप अपना डिसीजन लेके 2 दिन कौन सा भी बुक कर सकते हो। और दोज हु वांट टू कम ओनली फॉर 1 डे, वो भी प्रोविजन है कि आप कोई भी एक दिन ले लो, तब तो आपको 300 रुपये देना है। तो आप जो लोग मुंबई में रहते हैं उनके लिए तो ठीक है, सिर्फ आना है डायरेक्ट वहाँ पे, पर जो लोग आउट ऑफ मुंबई रहते हैं वो लोग को सभी को अपनी अपनी टिकट्स बुक करवानी चाहिए।
एंड गो देयर। कोई को लगेगा कहाँ ट्रैवल करके आए, बट आई एम श्योर ये पूरे कॉन्वर्सेशन के बाद थोड़ा तो आपका दिमाग खुला होगा कि जाना ज़रूरी होता है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मानसी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एंड आई एम श्योर कि आपकी इस कॉन्वर्सेशन की वजह से बहुत सारे फोटोग्राफर्स इंस्पायर होकर आएंगे। थैंक यू। थैंक Thank यू you, फॉर Mansi. टेकिंग दिस एक्स्ट्रा एफर्ट। आई होप आपको ये पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप, मैं तो जा ही रही हूँ, 110% जा रही हूँ, पर अगर आप भी इंटरेस्टेड हो और यहाँ पे आना चाहते हो, जो हमारा ये पूरा का पूरा फेयर है वहाँ पर, सो मेक श्योर दैट यू रजिस्टर इन दिस गिवन लिंक। यहाँ पे इस वेबसाइट में जो मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है, ये वेबसाइट पे आपको जाना है और आप 1 दिन या 2 दिन जो भी आपको ठीक लगे वो 2 दिन पे या 1 दिन पे आपका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे वो तो आपको ऑफकोर्स सारा आपका बुकिंग हो गया। होने के बाद आपकी जो, अगर सपोज़ कि आप ट्रेन से आते हो तो आपके लिए वहाँ पे बस फैसिलिटीज़ रखी गई है, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट कहाँ पे आना है, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आना है, बांद्रा BKC, ठीक है। यहाँ पे ये 3 दिन होने वाला है, सुबह को 10 से लेके शाम को 7 बजे तक। कब होने वाला है? 5th, 6th एंड 7th ऑफ जनवरी 2023। मतलब आप अगर गांव में रहते हो या शहर में कहीं पर भी रहते हो, पर अगर आपको मुंबई आना है, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप ये सारी बुकिंग्स करवा दो ताकि हम वहाँ पे मिल सके। यहाँ पे बहुत कुछ आप सीख पाओगे। एंड अगर आप कार से आ रहे हो तो वहाँ पे पार्किंग भी अवेलेबल है। सो मेक श्योर कि आप वहाँ पे आओ। देखो, लोग तो अमेरिका, लंदन, जर्मनी, वो सारी जगह पे जाते हैं, वो तो ये चीज़ इंडिया में हो रही है, ये हमारी खुशनसीबी है, राइट। सो इसीलिए डोंट थिंक मच, डू कम एंड सी यू देयर। will take place on 5th, 6th and 7th Jan 2023 at Jio World Convention Center, the most premium exhibition center of India, BKC, Mumbai.